दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अब जो है आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है, जो जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन कराए जाते हैं। जो यूपी वीडियो के जो री एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 1468 पोस्ट हैं। ठीक है, ये भी वैकेंसी यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो सभी के लिए हमारी जीके जीएस देखिए हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, करंट अफेयर से जो यूपी पीसीएस में आया था, कम से कम मैंने जो है 25 से 30 क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन लगभग आए थे कम से कम मेरे दौरान। जाओ अभी हाल ही में पढ़ाए गए हैं 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ मेरे नोट्स से जो मैंने पढ़ाया है उसी से फंसाया था। ठीक है, 100%। ठीक, तो आप लोग सोच लीजिए जीके जीएस और जो इससे आया कम से कम सब मिला करके करंट अफेयर और सब मिला करके कम से कम अभी जो मैं जीके जीएस के ले रहा हूँ कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ मेरे जो मैं पढ़ाता हूँ उससे फंसे हुए थे। ठीक है, ठीक, तो सोच लीजिए जो है यह क्लास आप लोगों को पीसीएस तक के एग्जाम को फंसाती, तो बाकी जीके जीएस वही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है। तो तक्षशिला शहर की बात कर रहा, तो झेलम नदी कह रहा है, तक्षशिला शहर की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तक्षशिला शहर हो गया। ठीक है, यह किसके किसके मध्य है, तो यह जो सिंधु सिंधु और किसके बीच में, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है। ठीक है, झेलम नदी के बीच में स्थित है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है इसका जल कितना परसेंट भारत यूज करेगा, तो 20% जल भारत इसका यूज करेगा और 80% कौन यूज करता है, पाकिस्तान करता है। ठीक, 80%। इसी तरह से झेलम का भी 20% भारत यूज करता है और 80% कौन करता है, पाकिस्तान करता है। चेनाब का भी जो है वही करता है। ठीक है, इस ठीक याद हुआ, इतनी चीज़ें याद हुई, तो इसका राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यह हमारे किस वाले पोर्शन में, तो जम्मू और कश्मीर में यह नदियाँ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, और सिंधु नदी हमारी कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम स्रोत जो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से है। ठीक, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 102। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, भारत में नवपाषाण काल की गुफा जिसकी चित्रकारी कहाँ मिलती है। नवपाषाण की जो गुफा थी जिसकी चित्रकारी कहाँ पे मिलती है, भारत में नवपाषाण काल की जो गुफा जिसकी चित्रकारी कहाँ से मिलती है, अजंता की गुफा, उदयगिर की, मेहरगढ़ की, या भीमबेटका की। तो भीमबेटका की गुफा से मिलता है। ठीक है, भीमबेटका की गुफा से मिलता है। ठीक है, भीमबेटका की गुफा से मिलता है। नवपाषाण की जो चित्रकारी की कला है वह हमारी भीमबेटका की गुफा से मिलता है, जो कहाँ पे है, एमपी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें विंध्य पर्वत श्रृंखला के जो पदस्थली में स्थित है। ठीक है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल है। यूनेस्को की विश्व विरासत में भी क्या, यह स्थल क्या है, शामिल है। ठीक है, भीमबेटका की चित्रकारी की गुफा जो एमपी में, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सोया प्रदेश के नाम से, क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में क्या है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक, क्या प्रथम स्थान पर, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसका एक जिला है जिसका नाम है इंदौर। ठीक है, इंदौर। ठीक है, इंदौर। ठीक है, नगर पालिका बॉन्ड जारी करने, नगर पालिका, करंट अफेयर से नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम शहर है, नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला फर्स्ट शहर बना है। ठीक है, इंदौर जो स्वच्छ स्वच्छ शहरों में प्रथम स्थान है, लगातार 6 वर्ष से। ठीक है, लगातार 6 वर्ष से। तो सारी चीज़ें आपको, भीमबेटका गुफा एमपी में है, यह यूनेस्को की विश्व विरासत में है। एमपी को सोया प्रदेश के नाम से जानता है, जहाँ सोया उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसका एक शहर है इंदौर जो नगर पालिका बॉन्ड जारी किया अभी हाल ही में। ठीक है, और स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान है हमारा इंदौर का, स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान लगातार 6 वर्षों से। ठीक, अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो महाराष्ट्र में। ठीक, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता की गुफा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 103। क्वेश्चन नंबर 103 बताइए, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो किसके, इल्तुतमिश के, बिल्कुल नहीं। इब्राहिम लोदी के, बिल्कुल नहीं। अकबर के, बिल्कुल नहीं। तो ए पार्ट, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। किसके समय, एमबीटी, जिसको बोलते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के समय क्या किया था, भारत आया था। ठीक है, यह तुगलक वंश का था। किस वंश का था,
तुगलक वंश का था, ठीक है, तुगलक वंश का यह था, ठीक, कब का था, तुगलक वंश का था, ठीक, ठीक। इब्न बतूता, ठीक है, यह कहाँ का यात्री था, तो इब्न बतूता जो है, इब्न 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 बतूता, ठीक, इब्न बतूता जो है मोरक्को का, कहाँ का यात्री था, ये भी पूछता तो कहाँ का था, मोरक्को का था, कहाँ का था, मोरक्को का था, ठीक है। इसकी एक पुस्तक है जिसको बोलते हैं रहला, यात्री क्या थी, यात्रा वृतांत, क्या है, यात्रा था, यात्रा वृतांत, ठीक है, यात्रा वृतांत, ठीक, क्या है, वृतांत, याद रखेंगे आप लोग, क्या यात्रा वृतांत है, ठीक। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और मुगल वंश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। अकबर जो है सबसे कम पढ़ा लिखा जो मुगल वंश था, मुगल वंश का शासक था, ठीक है, याद रखिएगा सारी चीज़ें। चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 104 सॉरी। भक्ति आंदोलन को उत्तर प्रदेश में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है, जो भक्ति आंदोलन था उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, रामानुज को, माधवाचार्य को, रामानंद को, या रामदास को, रामदास को, बताइए तो, बताइए कौन थे। 104 का, तो 104 का जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है रामानंद को जाता है, किसको जाता है, रामानंद को जाता है, ठीक है। वह क्या थे, रामानुजाचार्य के क्या थे, यह जो है रामानुजाचार्य के क्या थे, शिष्य थे, ये क्या थे, रामानुजाचार्य के क्या थे, शिष्य थे, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने विष्णु के अवतार को राम की उपासना पर कह दिया था, बल दिया था, ठीक। तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। चलिए, दसवें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी हमारे क्या थे, 10वें गुरु थे। 10वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु जो थे सिख संप्रदाय के कौन थे, तो 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब थे, गुरु गोविंद साहब थे, ठीक, गोविंद साहब थे, ठीक, गुरु गोविंद साहब थे, ठीक है, ठीक, याद रहेगा ना। इनका जन्म जो है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, ये भी याद रखिए, कहाँ पे हुआ था, पटना में, ठीक, पटना बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद साहब ने सिखों के सैनिक संगति व खालसा पंथ का क्या थे, खालसा पंथ जो था उसके क्या थे, संस्थापक थे। खालसा पंथ और सैनिक संगति व खालसा पंथ के क्या थे, संस्थापक थे। ये सारी चीज़ें आपको, गुरु अंगद जी पहले गुरु थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है। मैं डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। बताइए कब कब हुआ था, ये सारे गोलमेज सम्मेलन आप बताएंगे कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 12 नवंबर 1930 से 1931 तक हुआ था, ठीक है, 1931 तक हुआ था, ठीक है। तो इसको 1930 ही मानते हैं, 1930, ठीक है। और जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन हमारा हुआ था वह कब से, तो कब हुआ था बताइए, तो यह 1931 में, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला हुआ था 1932 में हुआ था, ठीक है। तो किसमें जो है, इन तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर, कौन थे, B.R. अम्बेडकर जी थे। तीनों में भाग लेने वाले कौन थे, B.R. अम्बेडकर साहब। तीनों में भाग कौन लिया था, तो भीमराव अम्बेडकर साहब। राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक, क्या किया था, भाग लिया था, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गई सारी चीज़ें, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 107 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, बताइए। महाड़ सत्याग्रह किसने 1927 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी किसने किया था, बी आर अम्बेडकर साहब ने ही किया था, ठीक है, B.R. अम्बेडकर साहब ने ही किया था, ठीक। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। तो 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, तो B.R. अम्बेडकर जी द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। यह सत्याग्रह दलित और शोषित जातियों को, यह जो दलित और
दलित एंड शोषित जातियों के लिए था, दलित एवं शोषित जातियों के उत्थान के लिए था, ठीक है। अत्याचार जो हो रहे थे उससे संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित जो चावदर तालाब के दलित के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। तो राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग क्या कहते हैं, नेताजी कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है। क्या कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता था। यह जो है कांग्रेस के कब कब क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। एक तो 1938 में, एक कब बने थे, एक 1939 में बने थे, ठीक है, 1939 में बने थे, ठीक है। इसमें इनके प्रतिद्वंदी थे सीतारमैया 1939 में, और ये थे दोनों लोग चुनाव लड़े। गांधी जी ने सीतारमैया को सपोर्ट किया और सुभाष चंद्र बोस या क्या करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और पहली बार चुनाव होता है, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि या मेरी हार नहीं, या सीता पटाभी रमैया की हार नहीं, या मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस जी आहत होकर के क्या कर देते हैं, इस्तीफा देते हैं। तो इनके जगह पे जो अध्यक्ष बनते हैं वह राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और ये भारत के पहले जो है फर्स्ट क्या बनते हैं, राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यह बिलोंग करते हैं पटना से, ठीक है, पटना से बिलोंग करते हैं। जब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया था तो उनके साथ पटना राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 109वां। क्वेश्चन नंबर 109 बताइए क्या करा, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। किस सोपान में 3 तरह के क्या पंचायतें बनाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 109। तो भाग किसमें, भाग 9 में यह चीज़ें बताई गई है, ठीक है, भाग 9 में। और आर्टिकल 243 के ए से 243 के ओ तक है, ठीक है, 243 के ए से 243 के ओ तक है। 3 स्तर पर होते हैं। एक क्या होता है ग्राम स्तर पर, ठीक है, ग्राम स्तर पर। फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर। एक क्या होता है जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो महिला आरक्षण की बात इसमें किस आर्टिकल में की गई है, महिलाओं के आरक्षण की, तो आर्टिकल किसमें 243 के डी में की गई है, 243 के डी में की गई है, ठीक है। निर्वाचन की बात किसमें की गई, इसमें जो राज्य का निर्वाचन आयोग होगा वह आर्टिकल किसमें होगा, आर्टिकल निर्वाचन की बात आर्टिकल के में, ठीक, आर्टिकल के में, ठीक है, आर्टिकल के में निर्वाचन की बात है, आर्टिकल के में निर्वाचन आयोग की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 243 के आई में क्या है, बताइए, आई में क्या है, वित्त आयोग है, ठीक है, वित्त आयोग है, राज्य का वित्त आयोग है जो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या मारेंगे बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 बताइए, भारतीय संविधान को माना गया क्या संघीय एकात्मक संसदीय या रूप विधि या संघीय और भावना में एकात्मक। पूरा डिटेल से बता रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन, लेकिन और सारे क्वेश्चन तो मैं करा ही दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे 60-70 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है, अदर जो डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक। या तो कहिए टिक लगाते हुए चलूँ जो फटाफट। भारतीय संविधान को विधान रूप से संघीय और भावना रूप से एकात्मक माना गया। इस प्रकार भारतीय संविधान का अर्धसंघात्मक संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस रूप से क्या रूप विधान से संघीय और एकात्मक माना गया है, तो इस तरह से अर्धसंघात्मक। तो राइट आंसर डी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। विधान रूप से संघीय और भावना में एकात्मक कहा गया, ठीक है। चलिए 111 बताइए क्या कर, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भावना के लिए डीपीएसपी, ठीक है, किसमें डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमारे किस भाग में है, तो भाग कौन सा है, भाग 4 में है, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल जो 36 से स्टार्ट होता है 51 है, ठीक है, 36 से 51 है। इसी 51 में हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डीपीएसपी। ये हमारे डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, तो
आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से, ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 बता दीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224 से 329 किससे संबंधित है? तो 224 से 329 जो है कौन सा है? तो भाग कौन सा है? तो भाग कौन सा हमारा? भाग 15 है, ठीक है, भाग 15 है, ठीक है। और आर्टिकल आपको पता है 324 से 200 किसे? चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे? चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। ये भी ये चीज़ें आपको याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, यह निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। तो राइट आंसर 113 का क्या हो जाएगा? भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो बताइए, कृषि प्रधान देश है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? मानसून पर निर्भर है। क्या है? मानसून पर निर्भर करती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, इसकी विशेषता नहीं है, मानसून पर निर्भर करती है, बिल्कुल सत्य बात है। कृषि पर जनसंख्या का क्या है? देश की आबादी का अधिकतम भाग कृषि के रोजगार प्राप्त करता है, ठीक है। जोतों का छोटा आकार है, यह निर्वाह कृषि है। जोतों का आकार इसमें क्या है? छोटा है। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, बिल्कुल सत्य बात है। कृषि पर जनसंख्या का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है? कम है, ठीक है। और खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है, खाद्यान्न उत्पादन को। कृषि को जीविकोपार्जन में, हाँ, निर्वाह, कृषि में निर्वाह का प्रयोग है। इसमें जो औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, एक गलत बात है, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट इसका, क्योंकि हमसे पूछा नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी होगा। चलिए आगे आ जाइए। 114, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में बताइए। तो यह हमारा कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना बता दीजिए, स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1976 में, ठीक है। कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके दो क्षेत्रीय, दो क्या हैं? क्षेत्रीय केंद्र हैं। एक हमारा कहाँ पे? हरियाणा में है। एक कहाँ पे? हरियाणा में है। और एक कहाँ? तमिलनाडु में। एक कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। एक कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है। दो भारतीय के दो कपासी जो अनुसंधान क्षेत्र के दो क्षेत्रीय केंद्र हैं, एक हरियाणा, एक तमिलनाडु में, ये भी याद रखिएगा। 1976 में स्थापना हुई थी नागपुर महाराष्ट्र में। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान कौन पे है इसमें? बताइए, कपास उत्पादन में फर्स्ट स्थान किसका है? तो हमारा इसमें महाराष्ट्र हो गया है। पहले कौन था? गुजरात था, गुजरात दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी में इसका उत्पादन, काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी कहते हैं, ठीक। कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए डिटेल से मैंने यहाँ क्या किया, बता दिया, ठीक है। तो इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 15 बताएंगे। 115, निम्नलिखित में से कौन सी झील, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा बार बार नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है। बस आप लोग शेयर कर दीजिए और सपोर्ट और सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल से हर चीज़ मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? बताइए, मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? तो हमारी मणिपुर में जो है, जो हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है, मैं यहाँ सिक्किम बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया जो हमारा होता है, ठीक ठीक, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे हो गया? ये हमारा असम हो गया, ठीक है, असम हो गया। ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ये हमारा असम हो गया, ठीक, असम। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर यहाँ से कौन आता है? नागालैंड आ जाता है। ये कौन सा है? नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मणिपुर हो गया, मणिपुर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? मणिपुर हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा मिजोरम हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, मिजोरम। और ये हमारा क्या हो गया? त्रिपुरा, जो तीन ओर से क्या घिरा हुआ है? किससे? बांग्लादेश से, ठीक। ये त्रिपुरा और यहाँ पे हमारा मेघालय पड़ता है, ठीक। तो यही इसी मणिपुर में हमारी कौन सी है? लोकटक झील है। कौन सी है? लोकटक झील है, ठीक है, लोकटक झील है। फुमडी पे बनी हुई यह झील है। इसी पे संघाई हिरन पाया जाता है। कौन सा? संघाई हिरन, संघाई हिरन, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? डांसिंग डियर कहते हैं। क्या कहते हैं? डांसिंग डियर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए, बाल्ट बेसाल्ट प्रांत का, समग्र ज्वालामुखी का, या फिर ढाल ज्वालामुखी का, या कैलडेरा ज्वालामुखी का? बताइए 116 का। तो 116 का राइट आंसर बताइए फटाफट आप लोग। 116 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो हवाई द्वीप पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी को ढाल ज्वालामुखी या
शिल्डेड ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं, ढाल ज्वालामुखी। तो राइट आंसर ए पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, हवाई ज्वालामुखी, तो ये हमारा यूएसए में पड़ता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे जाइए, क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण है, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं, जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं कहलाता है, बताइए क्या। जब ये टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं तो क्या होता है, बताइए। भूकंप के आने के मूलभूत कारण क्या होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट होते हैं। भूकंप जब आता है तो ये टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्ट होने के कारण ही आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 118, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। IAEA बोलते हैं, IAEA इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया वियना में। कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, वियना, वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे, वियना में। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी, 1957 में हुई थी, याद रहेगा। चलिए तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वियना। ठीक है, वियना में। नेक्स्ट चलिए आगे आ जाते हैं, 119 बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव को से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था के कारण एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। बताइए, अमर्त्य सेन जो है अर्थ के क्या है, नोबेल प्राइज़ प्राप्त करता है, पहले एशियाई हैं जिन्हें जो है अर्थशास्त्र में क्या नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक, ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। ठीक, तो बताइए इसका, तो इसमें क्या बताया था ना, अर्थशास्त्र जो लोक कल्याणी कार्य के लिए क्या होनी चाहिए, अवधारणा होनी है। ठीक है, अवधारणा का प्रतिपादन, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उनका सुझाव कि इससे उन्मुख होना चाहिए, क्या जन उन्मुख होना चाहिए, क्या जन उन्मुख होना चाहिए, वस्तु उन्मुख नहीं। इसमें निर्धन की सुरक्षा अहम है, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की सुरक्षा सत्य है। ठीक है, और क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। बताइए 2, 3, तो इसमें किस में दिया है, बोलिए 2, 3, 4 किस में दिया है, बताइए फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 119 का, मैंने सही बताया या गलत, बताइए। 119 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 119 का राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। सामानों को वर्गीकरण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग, जिसको HS बोलते हैं, किसके लाभकारी हैं। सार्क राष्ट्रों के द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, अंतर्राज्य मार्ग या परिवहन को सुगम करना, सीमा शुल्क के उत्पाद को मानकों का वर्गीकरण, बैट को उपस्थित करना। बताइए 120 का, तो इसको 20 का राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के सामानों का वर्गीकरण करना। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 121 बताएंगे। लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार, लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। यह है आर्थिक इकाई है, रूढ़िवाद है, सुनाम प्रतिष्ठान है या खर्च है। बताइए, तो इसका राइट आंसर सुनाम प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश के कौन से जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। बस्ती, बांदा, बुलंदशहर, बलिया। तो हमारा इसमें कौन है, बलिया है। ठीक है, बलिया स्थित है। ठीक, राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, डी पार्ट बिल्कुल सत्य। 123 बताइए, 123, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश पर आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती। गेहूँ उगाया जाता है, चावल भी उगाया जाता है, तिलहन उपाय, लेकिन कपास नहीं उगाया जाता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 124 बताइए। कह रहा है कि आंवला सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये तो सबको पता है, प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है भैया, प्रतापगढ़ में होता है। 125 बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर में हैंडलूम हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। खड़ी पेंटिंग, चिकनकारी, तो चिकन कारीगरी के लिए। ठीक है, चिकन कारीगरी जो साड़ियों पे की जाती है, इसके लिए जाना जाता है। तो सी पार्ट। और आप 126 का होमवर्क आप लोगों को बताएंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र कहाँ पर स्थित है, इसको आप लोग बताएंगे। आप ये होमवर्क में 126वां। ठीक है, आप लोग बताइए 125 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए, विथ डिटेल के साथ आपको बताया गया, डिटेल के साथ। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करिए। आप लोगों को पता है BPO की वैकेंसी आ चुकी है, तो धमाकेदार तरीके से तैयारी भी करिए और उसकी भी तैयारी करिए। ठीक है, यही सिलेबस सेम है। तो जय हिंद, जय भारत।